नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। मेगा मॉक ड्रिल के जरिए सीएम धामी ने परखी आपदा से लड़ने की तैयारी। विभागीय समन्वय और क्विक रिस्पांस का हुआ लाइव टेस्ट। राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी। सीएम धामी ने दिए निर्देश। 39वें राष्ट्रीय खेल के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर की तैयारी करेगा खेल विभाग। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में दंगल, अपनों की ही बगावत झेल रहे राष्ट्रीय दल। खुलकर सामने आ रही अंदरूनी रार, कार्यकर्ता नहीं है कुछ सुनने को तैयार। और किच्छा में प्रियंका वाड्रा की परिवार के फार्म हाउस पर कब्जे को लेकर बड़ा विवाद, प्रशासन तक पहुंची दोनों पक्षों की रार। अपर जिलाधिकारी ने कही जांच की बात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र पहुंचकर अभियान का जायजा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने पूरे अभियान की मॉनिटरिंग खुद की। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और संबंधित विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल में भूस्खलन, सड़क बंद होने, बादल फटने और अन्य आपात स्थितियों से निपटने की तैयारियों को धरातल पर परखा गया। राहत बचाव दल, क्विक रिस्पांस, मशीनरी की उपलब्धता और विभागों के आपसी समन्वय का लाइव टेस्ट हुआ। इस अभ्यास की खास बात ये रही कि इसमें केंद्रीय एजेंसियों के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर अधिकारियों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। ये मानसून का सत्र हमारे लिए हमेशा बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, हमको कई प्रकार से आपदा का सामना करना पड़ता है। कहीं बादल फटते हैं, कहीं एवलांच आता है, कहीं जल भराव होता है। तो इन सब स्थितियों से, परिस्थितियों से सभी को सुरक्षित रखना है, सभी तैयारियां करनी है। उसको लेकर आज राज्य के सभी 13 जनपदों में 66 स्थानों पर आज मॉक ड्रिल हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक वृहद स्तर पर मॉक ड्रिल की गई है, जिसमें सभी 13 जनपदों को सम्मिलित करते हुए 66 स्थान ऐसे चिन्हित करके जो संवेदनशील थे आपदा की दृष्टि से, उन सब में ऐसा एज्यूम करके कि वहाँ इस प्रकार की आपदा आ सकती है, एक वृहद तैयारी इस प्रकार से उसको जांचा गया है। देखिए, आज की मॉक ड्रिल में हमारे सभी 13 जनपदों में 66 प्लेसेस पे हम लोग कर रहे हैं। हमने यह प्रयास किया इस बार कि जहाँ पे मॉक ड्रिल हम नहीं करते थे, नए स्थान पे करें। ऐसे स्थान को चयनित किया गया है जहाँ पर अक्सर आपदाएं आती हैं। प्रदेश के अन्य जिलों में भी मॉक ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सभी जिलों के जिलाधिकारियों की मौजूदगी में संभावित आपदाओं से निपटने के लिए अभ्यास हुआ। सीएम धामी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे। स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल और उत्तरकाशी जिले की है, जहां भारी बारिश के बीच संबंधित विभाग अभ्यास करते नजर आए। अभ्यास के दौरान विभागों के बीच आपसी समन्वय देखने को मिला। धरातल पर क्विक रिस्पांस टीम ने अपना दमखम दिखाया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी मोर्चा संभालते नजर आए। देखिए, आज आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से पूरे राज्य में विभिन्न जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो मानसून सीजन हमारा शुरू हो चुका है उसको देखते हुए आपदा के जो प्रभावित क्षेत्र हैं या जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आपदा की वजह से जल स्तर बढ़ने की वजह से कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, वहाँ पर मॉक ड्रिल आयोजन किया गया है। पूरे जनपद हरिद्वार में 5 स्थलों पर ये इसका आयोजन किया गया है। बेसिकली मानसून से ठीक पहले जिला प्रशासन और राज्य में एसईओसी एक तरह से मॉनिटरिंग रहती है कि किस तरह की हमारी तैयारियां हैं और अगर इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो कितना हम इफेक्टिवली कम समय में उसमें रिस्पॉन्स कर सकते हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के चलते जहां शहरों में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, तो वहीं पहाड़ों पर पहाड़ियां दरकने की खबरें सामने आ रही है। बता दें कि राजधानी देहरादून से सटे माल देवता में भी भारी मलबा आने से टिहरी, धनौल्टी और चंबा का रास्ता बाधित हो गया है। वहीं क्षेत्र में पड़ने वाले गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालातों का जायजा लिया। उत्तराखंड में मानसून आ चुका है और जिस तरह से मानसून आया है तो 1 और 2 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी। अगर 1 जुलाई की बात करें तो
पूरे दिन बारिश पड़ती रही, जहां पर अगर देखा जाए तो पूरे शहर भर में देहरादून में जल भराव देखने को मिला। तो वहीं अगर हम बात करें शहर से मात्र 10 से 12 किलोमीटर दूर माल देवता पर स्थिति जस की तस देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह से कल भारी बारिश हुई थी तो भारी बारिश के बाद में जिस तरह से वहाँ मलबा आता है तो वहीं पे स्थिति वहीं को वहीं देखने को मिली। आज हम वहीं उसी मौके पर आए हैं माल देवता में, जहां पर हर साल मलबा आता है और जहां से जो गांव है आसपास उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम तस्वीर में अब दिखाना चाहेंगे आपको। हम अभी माल देवता में मौजूद हैं और आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से जो कल भारी बारिश हुई थी और 1 जुलाई में तो मलबा किस तरह से आया था और ऊपर से मलबा आया और रास्ता बंद हो गया। और सबसे बड़ी बात हम ये भी बताना चाहेंगे इसमें कि जो ये रास्ता है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ से जो रास्ता निकलता है धनौल्टी यहाँ से 70 किलोमीटर है और टिहरी झील 105 किलोमीटर है और चंबा 83 किलोमीटर है। यही रास्ता है जो टिहरी झील के लिए जाता है। लेकिन हर साल जब मानसून आता है, मानसून आने के बाद में जब भारी बारिश होती है तो भारी बारिश आने की वजह से यहाँ पर मलबा जाता है और जो सड़क की कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि जो मलबा आता है भारी मात्रा में यहाँ पे सड़क पर जमा हो जाता है। और हर साल दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति है सही की जाएगी, लेकिन हर साल की तरह जिस तरह से अभी मानसून अभी स्टार्ट ही हुआ है, पहली बारिश शुरू हुई है और पहली बारिश में ही यहाँ पर पहले दिन ही यहाँ पर मलबा आ चुका था। और तस्वीरों में देख सकते हैं जो सड़क थी, सड़क भी बिल्कुल टूट चुकी है। और हम इस सड़क की अगर बात करें तो हर साल ये सड़क बनाई जाती है, मानसून ख़त्म होने के बाद ये सड़क बन जाएगी और मानसून स्टार्ट होगा और उसके बाद जिस तरह से इस साल भी शुरू हुआ है, शुरू होने के बाद में मलबा लगातार यहाँ पे जब भारी बारिश होती है तो मलबे आने से सड़क ये टूट जाती है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे गड्ढे हैं और जो मलबा है जो ऊपर से पहाड़ों से मलबा आता है वो बिल्कुल सड़क पर फैल जाता है। अब इसमें जो स्थिति देखने को मिली है, साथ ही साथ अब हम ये भी बताएंगे कि जो माल देवता की जगह है यहाँ पर जो आगे हम रोड दिखाएंगे, जो रोड जा रही है यहाँ पर लगभग 10 से 12 गांव पड़ते हैं। अब आप स्थिति देखिए कि जो 10 से 12 गांव पड़ते हैं और जो भारी बारिश होती है ऊपर से मलबा आता है और जो रास्ता बिल्कुल जाम हो जाता है, जो आवाजाही है बिल्कुल बंद हो जाती है। उसकी वजह से आप ये देखिए जो 10 से 12 जो गांव है, जो यहाँ के जो लोग हैं शहर के लिए जाते हैं, उनके लिए बिल्कुल आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है, क्योंकि जब तक वो मलबा नहीं हटेगा तब तक ये आवाजाही बंद होती है। और जब मलबा आता है ऊपर से भारी तादाद में आता है और उसमें काफ़ी समय लगता है। अब देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से अभी मानसून शुरू ही हुआ है, शुरू होने से पहले ही जो बारिश पड़ी है, भारी बारिश पड़ी है और पहले दिन ही यहाँ पे मलबा आ चुका था और उसी पे वजह से यहाँ पर जो गांव वाले हैं उनको दिक्कतों का सामना भी देखने को मिला। लेकिन अभी पूरा मानसून बचा हुआ है, आगे 2-3 महीने लगातार बारिश देखने को मिलेगी। जिस तरह से अभी 1 और 2 जुलाई को बता रखी थी भारी बारिश, और दोबारा से भी ऐसी बारिश देखने को मिलेगी। और जिस तरह से मलबा है, जो स्थिति है जो अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो स्थिति वो मुश्किल ही है कि जो सुधर पाएगी, क्योंकि जो मलबा है ऊपर पहाड़ों से आता है, पहाड़ों पे आने के बाद में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि अगर हम बात करें PWD या फिर और अन्य विभागों की, तो लगातार जो JCB है या फिर जो यहाँ पे जो मलबा हटाने की व्यवस्था की जाती है, अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि जो रास्ता बनाया जा रहा है नहर का, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में काम चल रहा है। सामने आप देख सकते हैं तस्वीरों में JCB लगाई गई है, नदियों का जो सफाई है, जो पत्थरों को हटाया जा रहा है, क्योंकि जो पानी का स्तर है उसको प्लेन किया जा रहा है, जिससे कि जो ऊपर अगर स्पीड से पानी आएगा तो मलबा भी गिरेगा, तो उसकी व्यवस्था की जा रही है। और एक हम और आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में जिस तरह से मलबा आता है, आप सड़क के आप किनारा देख सकते हैं कि कितना खतरनाक बना हुआ है। आप देख तस्वीरों में कि किस तरह से खतरनाक बना हुआ है। कभी भी कोई रात के समय कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आसपास अगर देखिए पोल पे कोई लाइट की सुविधा ही नहीं है और जिसके वजह से यहाँ अंधेरा हो रहता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो बिल्कुल ही जो रास्ता है बिल्कुल कट गया है, जो क्योंकि जो बारिश हो रही है लगातार, बारिश की वजह से रास्ता धीरे धीरे कट रहा है और मलबा भी इकट्ठा हो रहा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की भी आशंका जताई जा सकती है रात के समय में। और देख सकते हैं जो तस्वीरों में जो गाड़ियाँ आ रही हैं धीमी गति से आ रही है और गड्ढे भी सड़कों पे हैं
और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरह से मानसून अभी शुरू ही हुआ है, शुरू होने में अभी पहली बारिश थी, अब पूरा मानसून अभी बचा हुआ है, तो अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से सरकार इसको संज्ञान में लेती है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों को जल्द ही सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिलने जा रही है। गुरुवार को सचिवालय में सीएम धामी ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पदक विजेताओं खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में समायोजित करने की प्रक्रिया को तय समय पर पूरा किया जाए और नौकरी पाने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों को खेल विभाग में ही नियुक्ति देने की कार्य योजना बनाई जाए। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति 2025 के अनुरूप ही राज्य में नई खेल नीति लाई जाए। वहीं सीएम धामी ने हल्द्वानी के गौलापार खेल विश्वविद्यालय में अगले महीने से सत्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 2027 में होने वाले राष्ट्रीय खेलों को लेकर भी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू करने की बात कही है। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों को अपने ही कार्यकर्ताओं का विरोध झेलना पड़ रहा है। पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पिथौरागढ़ कार्यक्रम में हंगामा किया, तो वहीं अब टिहरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने विधायक के खिलाफ आवाज उठाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा, अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी दिखाया आईना। महेंद्र भट्ट के सामने अपने ही विधायक का विरोध। 2027 चुनाव से पहले बढ़ता जा रहा कार्यकर्ताओं का आक्रोश। जमीन तो नीचे आएगी, बात कर रहे हैं, कुछ और बना नहीं, हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकते यहाँ पे? भाई हमने हॉस्पिटल के लिए देरी की है, इसके लिए बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा आंदोलन, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। ये वीडियो है टिहरी के जाखनीधार ब्लॉक का, जहां बीजेपी के आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे थे। लेकिन यहां माहौल उस समय गर्मा गया जब स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आयुर्वेदिक अस्पताल के मुद्दे पर विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान पूर्व विधायक धन सिंह नेगी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बेबी असवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व विधायक धन सिंह नेगी के कार्यकाल में आयुर्वेदिक अस्पताल की स्वीकृति मिली थी, लेकिन आज तक निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। क्षेत्र की जनता लंबे समय से इसकी मांग कर रही है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। जमीन तो नीचे आएगी, बात कर रहे हैं, कुछ और बना नहीं, हॉस्पिटल क्यों नहीं बन सकते यहाँ पे? भाई हमने हॉस्पिटल के लिए देरी की है, इसके लिए बड़ा सा बड़ा आंदोलन कर सकते हैं, बड़ा सा बड़ा आंदोलन, लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे। वहीं बीजेपी के विरोध के बाद कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का कहना है कि प्रदेश में बीजेपी के विरोध की शुरुआत हो चुकी है। जनता से किए गए दावे और वादे आज धरातल पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। प्रदेश अध्यक्ष को घेर कर कार्यकर्ताओं ने ये बता दिया है कि भाजपा ने पिछले 9 साल कोई काम उत्तराखंड में नहीं किया। अब इनकी हालत इसलिए खराब है कि कार्यकर्ताओं को समझाएं, या जो इधर उधर से इन्होंने जो है जबरदस्ती ज्वाइन करवाए हैं अपनी पार्टी में, कहां किस किस को समायोजित करोगे? झूठ बोलकर तुमने लोगों को शामिल करवाया है, वो भी थोड़े दिन में तुम्हारा विरोध करेंगे। और आने वाले कल में अभी आप देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस दिन इनको सड़कों पर घेरने का काम करेगा, ये बाहर निकलने के लायक नहीं रहेंगे। काम इन्होंने कुछ नहीं किया, जनता भी अब सड़कों पर आने के लिए तैयार बैठी है। वहीं पूरे मामले पर बीजेपी प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी अपनी पार्टी का बचाव करते नजर आए। मथुरादत्त जोशी का कहना है कि टिहरी में अस्पताल को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बात प्रदेश अध्यक्ष के सामने रखी है, जिसका संज्ञान ले लिया गया है। नहीं, मुझे लगता है वो एक अस्पताल के संबंध में कुछ डिमांड थी वहाँ के कार्यकर्ताओं की, उसके संबंध में माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी है
और माननीय अध्यक्ष जी ने भी तत्काल उसमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और संबंधित अधिकारियों से माननीय अध्यक्ष जी ने बात की है। और मैं समझता हूं कि टिहरी की जो समस्या है उसका समाधान जल्दी ही हो जाएगा। और कार्यकर्ताओं का अपनी बात है। देखो, अपने क्षेत्र के प्रति कार्यकर्ता विकास के प्रति सजग हैं, वो अपनी बात रखना चाहते थे माननीय अध्यक्ष जी के सामने, और माननीय अध्यक्ष जी ने भी उनकी बात को गंभीरता से लेते हुए और तत्काल अस्पताल को स्थापित करने के और स्थान चयन के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। जाखनीधार में आयुर्वेदिक अस्पताल को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध ये संकेत देता है कि स्थानीय मुद्दों पर पार्टी के भीतर भी असंतोष मौजूद है। अब देखना होगा कि सरकार और संगठन इस नाराजगी को कैसे दूर करता है और अस्पताल निर्माण को लेकर क्या फैसला लिया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नया रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी को पीछे छोड़कर पुष्कर सिंह धामी को अब सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का खिताब मिलने जा रहा है। 4 जुलाई को सीएम धामी बतौर मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। कैसा रहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह सफर, इस रिपोर्ट से समझिए। सीएम धामी तोड़ेंगे एनडी तिवारी का रिकॉर्ड। 4 जुलाई को धामी के 5 साल होंगे पूरे। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का मिलेगा खिताब। कैसा रहा मुख्यमंत्री धामी का कार्यकाल? अपने कड़े और बड़े फैसलों को लेकर अलग पहचान बनाने वाले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए तैयार हैं। 4 जुलाई को सीएम धामी बतौर मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं। खास बात ये है कि अब तक ये रिकॉर्ड सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के नाम रहा है, लेकिन अब उन्हें पीछे छोड़ते हुए सीएम धामी ये खिताब अपने नाम करने जा रहे हैं। गौर करने वाली बात ये है कि सीएम धामी न सिर्फ एनडी तिवारी का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे, बल्कि बीजेपी से पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे जिसने 5 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। क्योंकि अब तक का इतिहास ये कहता है कि एनडी तिवारी को छोड़कर कोई भी सीएम अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, और एनडी तिवारी कांग्रेस के नेता थे। ऐसे में सीएम धामी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री होंगे जो 5 साल तक सीएम की कुर्सी संभाले रहे। बता दें कि एनडी तिवारी का कार्यकाल 5 साल 5 दिन यानी 1831 दिन का रहा था। 2 मार्च 2022 से 7 मार्च 2007 तक एनडी तिवारी ने सीएम का पद संभाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बतौर मुख्यमंत्री 5 साल 5 दिन का ये कार्यकाल 4 जुलाई को पूरा होने जा रहा है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जुलाई 2021 में राज्य की कमान पुष्कर सिंह धामी को मिली थी। 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से भी पुष्कर सिंह धामी लगातार अपनी जिम्मेदारी संभालते आ रहे हैं। बतौर मुख्यमंत्री 2 सरकार में लगातार उनका कार्यकाल 4 जुलाई को एनडी तिवारी से ज्यादा हो जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, पंडित नरेंद्र तिवारी के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का सौभाग्य माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मिल रहा है, और बड़ी उपलब्धियों भरा कार्यकाल भी उनका रहा है, और ऐतिहासिक उपलब्धियां ही इस प्रदेश में उन्होंने किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा है, समान नागरिक संहिता लागू करने का काम उन्होंने उत्तराखंड से किया। उसी की परिणति है कि आज देश के अन्य राज्य भी यूसीसी को लागू करने का काम कर रहे हैं। सीएम धामी एनडी तिवारी के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले हैं, जिसे बीजेपी ऐतिहासिक बता रही है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि एनडी तिवारी से सीएम धामी की तुलना नहीं की जा सकती। देखिए, ऐतिहासिक तब होता जब ऐतिहासिक कार्य किए होते, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि संकीर्ण विचारधारा की है, और तो यही वजह है कि अपने धामी जी के इस कार्यकाल को एनडी तिवारी जी के कार्यकाल से वो उसका कंपैरिजन कर रही है। तो मुझे लगता है कि एनडी तिवारी जैसा बनना सबके बस की बात नहीं है। विकास पुरुष यूं ही नहीं उन्हें कहा जाता। मैं पूछना चाहती हूँ धामी जी से कि 5 सालों में आखिर उन्होंने किया क्या है जो अपनी तुलना एनडी तिवारी जी से कर रहे हैं। कितने सिटकुल लाए, कितने पिटकुल लाए, कितनी फैक्ट्रीज लाई, और जिस जो है इन्वेस्टर समिति को उनके खुद के जो पांडे जी हैं वो ये बता रहे हैं कि दूसरा औद्योगिक क्रांति थी वो उत्तराखंड की। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ उसके बाद कितनी उद्योग
लगाए उन्होंने उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इतिहास रचने को तैयार हैं। प्रदेश में सियासी स्थिरता लाते हुए पुष्कर सिंह धामी सीएम की कुर्सी पूरे 5 साल तक संभालने में कामयाब होने वाले हैं। अपने कार्यकाल में सीएम धामी ने सख्त नकल विरोधी कानून, भूमि कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और यूसीसी जैसे फैसले लेकर वो न सिर्फ प्रदेश की पसंद बने बल्कि केंद्र में भी उनके काम को सराहा गया। यही कारण है कि सीएम धामी ने अपने मजबूत फैसले के जरिए सीएम की कुर्सी को भी मजबूती के साथ पकड़ कर रखा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। किच्छा की पीपलिया स्थित खान फार्म की करीब 8 एकड़ भूमि को लेकर प्रियंका वाड्रा के परिवार और नसरीन सांगा के बीच विवाद चल रहा है। बुधवार को हुए हंगामे के बाद गुरुवार को दोनों पक्षों ने अपर जिलाधिकारी के सामने अपना अपना पक्ष रखा। सायरा वाड्रा की ओर से दलील दी गई कि स्टे के आदेश के बावजूद दूसरा पक्ष फार्म पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं नसरीन सांगा ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताकर सायरा वाड्रा पर स्थानीय नेताओं को बुलाकर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है। मामलों में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर जिलाधिकारी ने जांच की बात कही है। प्रारंभ हुआ था दो पक्षों के द्वारा, जिसमें एक तरफ नसरीन सांगा मैडम है, दूसरी तरफ सायरा वाड्रा मैडम है। उसको कब्जे को लेकर के विवाद हुआ था और एक पक्ष उसमें बैठ गया था कब्जे में। इनका कहना है कि ये लोग जो है कब्जे में बैठ गए हैं, दूसरा पक्ष उसमें जाना चाह रहा था। क्योंकि आपस में विवाद की स्थिति पैदा होती, उसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन वहाँ मौजूद रहा और आपस में स्थिति ये पैदा नहीं होने दी कि आपस में ये झगड़ा करें। उसी को लेकर के दोनों पक्षों के कब्जे को लेकर के और तथ्यों को सुनने के लिए एडीएम साहब ने आज तहसील में दोनों ही पक्षों को बुलाया गया था। दोनों के वकील यहाँ सम्मिलित हुए हैं, अपना अपना पक्ष रखा है और रात में ही बहुत समझाने के बाद आज सुबह दोनों पक्षों के पक्षकारों को एक साथ बैठा करके आपस में उनकी बात कराने और एक सहमति बनाने के लिए सहमति बनी थी कि उनको लाया जाएगा। तो उसी क्रम में आज तहसील किच्छा में दोनों पक्षों को के अधिवक्ता में अभिलेख उपस्थित हुए थे। दोनों पक्षों ने अपने अपने राइट्स बताए। यद्यपि दोनों पक्षों के मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर कोई टिप्पणी प्रशासन द्वारा किया जाना उचित नहीं है। एक पक्ष अपने को कह रहा है कि हम उनके मृतक के उत्तराधिकारी हैं, इस हैसियत से संपत्ति पर हमारा कब्जा है। दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि हमारे पास वसीयत है, इसलिए संपत्ति के हकदार हम हैं। अभी दोनों पक्षों का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। रुद्रपुर में भारत निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने जिला सभागार में एसआईआर की प्रक्रिया की तैयारी को परखा। बैठक में रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बीएलओ और सुपरवाइजर से लेकर फील्ड में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई। इस दौरान रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को निर्देश दिए गए कि तय समय पर 100% गणना फॉर्म का डिजिटलाइजेशन कार्य सुनिश्चित किया जाए। साथ ही मतदाता सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम ना छूटे, इस पर भी काम किया जाए। कहा गया है कि अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में किसी भी सूरत पर शामिल नहीं किया जाएगा। देहरादून से सिर्फ 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचाने वाला एक्सप्रेसवे अब हादसों को न्योता दे रहा है। उद्घाटन के सिर्फ 3 महीने में ही ये एक्सप्रेसवे दम तोड़ने लगा है। जरा सी बारिश ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की पोल खोल कर रख दी है। सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे सड़क की क्वालिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली देहरादून हाईवे इतना गंदा रोड हो रहा है कि इस टाइम ये समझ लीजिए कम से कम 4 से 5 गाड़ियां मेरे सामने एक्सीडेंट रोड हो चुकी हैं। भाई ये देखो भाई, अलाइविल के लक्का टेढ़ा हो चुका है इसका। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की खुली पोल, मॉनसून की पहली बारिश में सड़क गोल, सड़क के बीचों बीच पड़े गड्ढे, रफ्तार भरती गाड़ियों पर लगा ब्रेक। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसका उद्घाटन 3 महीने पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वही एक्सप्रेसवे अभी से ही हांफने लगा है। महज 3 महीने के भीतर ही एक्सप्रेसवे की पोल खुलकर सामने आ गई है। ये वीडियो देखिए। ये वीडियो उसी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का है जिसका उद्घाटन 14 अप्रैल को पीएम मोदी ने किया था। लेकिन मॉनसून की पहली बारिश भी ये एक्सप्रेसवे झेल नहीं पाया। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जो कभी भी किसी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। दिल्ली से देहरादून की 212 किलोमीटर की दूरी को 2 से 2.5 घंटे में पूरा करने वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर गड्ढे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सड़क की जो हालत दिख रही है, उसे देखकर अब लोग सवाल उठाने लगे हैं।
लोग कह रहे हैं कि सड़क के निर्माण में जो मटेरियल लगाया गया उसमें घोटाला हुआ है, क्योंकि सिर्फ 3 महीने के भीतर ही एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई, जो अपने आप में सवाल है। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, उसने खुद बताया कि कैसे उसकी आंखों के सामने 4-5 गाड़ियां अपना बैलेंस खो चुकी हैं। यहाँ गड्ढा ऐसा हो चुका है जिससे गाड़ी के अलॉय व्हील तक टेढ़े हो चुके हैं। बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 फेज में किया गया है। पहला फेज 32 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होता है। फेज 2 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर है, जो करीब 118 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे का फेज 3 40 किलोमीटर लंबा है, जहां खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। वहीं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का चौथा फेज वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो 12 किलोमीटर लंबा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया गया और मानसून की पहली ही बरसात ये एक्सप्रेसवे झेल नहीं पाया। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। मेगा मॉक ड्रिल के जरिए सीएम धामी ने परखी आपदा से लड़ने की तैयारी, विभागीय समन्वय और क्विक रिस्पांस का हुआ लाइव टेस्ट। राज्य के पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगी सरकारी नौकरी, सीएम धामी ने दिए निर्देश। 39वें राष्ट्रीय खेल के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर की तैयारी करेगा खेल विभाग। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में दंगल, अपनों की ही बगावत झेल रहे राष्ट्रीय दल, खुलकर सामने आ रही अंदरूनी रार, कार्यकर्ता नहीं है कुछ सुनने को तैयार। और किच्छा में प्रियंका वाड्रा के परिवार के फार्म हाउस पर कब्जे को लेकर बड़ा विवाद, प्रशासन तक पहुंची दोनों पक्षों की रार, अपर जिलाधिकारी ने कही जांच की बात।